हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग ऐसे टॉपिक को कवर करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हर डेवलपर को जानना। हर डेवलपर को इन प्रिंसिपल्स के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो गाइस, मैं बात कर रही हूँ सॉलिड प्रिंसिपल्स की। सॉलिड प्रिंसिपल्स एक ऐसा टॉपिक है जो इंटरव्यू के पर्पज़ से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ ही अगर आप इन्हें अच्छे से समझकर इन प्रिंसिपल्स को अपने प्रोजेक्ट में ऐड करोगे तभी आप एक ऐसा कोड लिख पाएंगे जो क्लीन होगा, मेंटेनेबल होगा एंड स्केलेबल होगा, टेस्टेबल होगा। देखो गाइस, एक पॉइंट है, डेवलपमेंट में कोड को लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट बेस्ट डेवलपर वो है जिसका कोड कोई भी इजीली समझ सके, जिस कोड को हम फ्यूचर में एक्सटेंड कर सके या रीयूज कर सके, जिस कोड को अच्छे से इजीली मेंटेन कर सके। और इसी सब में हमारी हेल्प करते हैं और इसी सब में हमारी हेल्प करता है सॉलिड प्रिंसिपल्स। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो रियली में अच्छे डेवलपर बनना चाहते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सॉलिड प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस किए थे रॉबर्ट सी मार्टिन ने। उन्होंने ये 5 प्रिंसिपल्स दिए थे। 5 प्रिंसिपल मीन्स सॉलिड 5 प्रिंसिपल्स को डिफाइन करता है। S स्टैंड्स फॉर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, O स्टैंड्स फॉर ओपन क्लोज प्रिंसिपल, L स्टैंड्स फॉर लिस्को सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, I stands for interface segregation principle, D stands for dependency inversion principle। ये 5 प्रिंसिपल रॉबर्ट सी मार्टिन ने इंट्रोड्यूस किए थे। तो सॉलिड प्रिंसिपल के क्या बेनिफिट हो सकते हैं? इससे हमारा कोड रीडेबल बनेगा, मीन्स इजी टू अंडरस्टैंड होगा, देन टेस्टेबल होगा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा कोड एक्सटेंसिबल होगा, मीन्स हम अपने कोड को एक्सटेंड कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं एंड मेंटेनेबल होगा। इससे कोड इजी टू मेंटेन होगा। लेट्स गो वन बाय वन। सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। ए क्लास शुड हैव ए ओनली वन रीजन टू चेंज। इसका क्या मतलब है कि एक क्लास के पास एक ही फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर एक क्लास है स्टूडेंट नेम की। इस क्लास में 3 मेथड है। फर्स्ट मेथड है गेट डिटेल्स नेम का, जो स्टूडेंट्स की डिटेल रिटर्न कर रहा है। देन नेक्स्ट एक मेथड है कैलकुलेट परसेंटेज नेम का, ये मेथड स्टूडेंट की परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा है। देन एक और मेथड है ऐड स्टूडेंट नेम का, ये मेथड स्टूडेंट को ऐड और क्रिएट कर रहा है। तो क्या यहाँ पर ये क्लास सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को फॉलो कर रही है? तो आंसर है नहीं, बिकॉज सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है, एक क्लास को चेंज करने के लिए ओनली वन रीजन हो सकता है। बट हमारी स्टूडेंट क्लास में क्या हो रहा है, अगर हमें स्टूडेंट की डिटेल्स गेट करने में कुछ लॉजिक चेंज करना है, लाइक कुछ फिल्टर ऐड करना है, तब हमें गेट डिटेल्स मेथड में चेंज करना पड़ेगा। एंड अगर हमें परसेंटेज कैलकुलेट करने का कुछ लॉजिक चेंज करना है, तब इसके मेथड में चेंज करना पड़ेगा। एंड सेम अगर स्टूडेंट ऐड करने के टाइम पर कुछ लॉजिक चेंज करना है, तब हमें ऐड स्टूडेंट मेथड में चेंज करना पड़ेगा। इस क्लास को चेंज करने के लिए हमारे पास 3 रीजन है। तो यहाँ पर सॉलिड प्रिंसिपल का फर्स्ट प्रिंसिपल ब्रेक हो रहा है। तो इस एग्जांपल में हम सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को कैसे फॉलो कर सकते हैं, इसके लिए हम 3 अलग अलग क्लास बना देंगे एंड एक क्लास में एक ही मेथड ऐड करेंगे। अब अगर हमें ऐड स्टूडेंट में कुछ लॉजिक चेंज करना है, तब स्टूडेंट क्लास में चेंज होगा। एंड अगर गेट डिटेल्स में लॉजिक चेंज करना है, तब प्रिंट स्टूडेंट डिटेल्स क्लास में चेंज होगा। नाउ यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। अब यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इससे तो प्रोजेक्ट में बहुत सारी क्लासेस बन जाएंगी, इससे क्या फ़ायदा हुआ। देखो, विदाउट सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के टाइम पर क्लास में 3 मेथड थे एंड इससे क्लास इजीली रीडेबल नहीं रहेगी, ठीक है। एंड सपोज करो यहाँ पर 3 डेवलपर काम कर रहे हैं सेम प्रोजेक्ट में, एंड एक डेवलपर ने ऐड स्टूडेंट फंक्शनैलिटी में चेंज किया एंड दूसरे डेवलपर ने दूसरे मेथड में चेंज किया। तो फाइनली सबने एक ही फाइल में चेंज किया है। एंड जब सारे डेवलपर कोड कमिट करेंगे, तो यहाँ पर उस टाइम पे कोड में कॉन्फ्लिक्ट आएगा। तो इससे क्या हुआ, इससे कोड मेंटेनेबल भी नहीं है। एंड जब इस क्लास के लिए टेस्टिंग कोड लिखा जाएगा, तब बहुत सारे टेस्ट केसेस होंगे, इसकी टेस्टिंग करना भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद क्या होगा, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद ये क्लास इजीली रीडेबल होंगी एंड अब कोड कमिट के टाइम पर कॉन्फ्लिक्ट आने के चांसेस भी कम होंगे एंड इजीली टेस्ट केसेस भी लिख सकते हैं।
बिकॉज यहाँ पर कम फंक्शनैलिटी होंगी तो इन क्लासेस की डिपेंडेंसी भी कम ही होगी। तो अब एक क्लास का एक ही पर्पस होगा। सो इस प्रिंसिपल को यूज करके हम अपने कोड को बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट प्रिंसिपल है ओपन क्लोज प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल कहता है अकॉर्डिंग टू न्यू रिक्वायरमेंट्स द मॉड्यूल शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। अब इसका क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्लास है डिस्काउंट कैलकुलेटर नेम की। इसमें एक मेथड है कैलकुलेट डिस्काउंट नेम का। इसमें अगर कस्टमर रेगुलर टाइप का है तो उसे 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, एंड अगर वीआईपी कस्टमर है तब 20% डिस्काउंट है, एंड अगर कोई और कस्टमर है तब उसे कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। अब सपोज करो ये कोड टेस्टेड है एंड सर्वर पर लाइव है, ठीक है। अब एक न्यू रिक्वायरमेंट आई है, हमें एक न्यू टाइप का कस्टमर ऐड करना है, प्रीमियम कस्टमर। हमें एक न्यू टाइप का कस्टमर ऐड करना है, प्रीमियम कस्टमर, एंड उसे 30% डिस्काउंट देना है। तो अब हम नॉर्मली क्या करेंगे? हम नॉर्मली इसी क्लास में एक और कंडीशन ऐड कर देंगे कि अगर कस्टमर टाइप प्रीमियम है देन 30% का डिस्काउंट कैलकुलेट करके दे देंगे। सो क्या यहाँ पर ओपन क्लोज प्रिंसिपल फॉलो हुआ? तो आंसर है नहीं, बिकॉज हमारा कोड ओपन होना चाहिए एक्सटेंशन के लिए एंड क्लोज होना चाहिए मॉडिफिकेशन के लिए, एंड हमने यहाँ पर सेम क्लास ही मॉडिफाई कर दी। तो अगर कोई क्लास ऑलरेडी टेस्टेड है एंड लाइव है तब आप उस क्लास को मॉडिफाई मत करो। अगर आपकी कोई न्यू रिक्वायरमेंट है देन आप उस क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो हम इसको कैसे अचीव कर सकते हैं? इसके लिए हमने सबसे पहले एक इंटरफेस बना लिया डिस्काउंट स्ट्रेटेजी नाम का, एंड इसमें एक मेथड लिखा है कैलकुलेट डिस्काउंट नेम से। अब एक न्यू क्लास बना ली रेगुलर कस्टमर के लिए, रेगुलर डिस्काउंट स्ट्रेटेजी के नेम से, एंड इसमें डिस्काउंट स्ट्रेटेजी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लिया, एंड कैलकुलेट डिस्काउंट मेथड को ओवरराइड करके इसमें रेगुलर कस्टमर से रिलेटेड डिस्काउंट की फंक्शनैलिटी ऐड कर दी। देन सेम ऐसे ही हमने एक क्लास बनाई प्रीमियम कस्टमर के लिए, उसमें भी हमने सेम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया एंड मेथड को ओवरराइड करके 30% डिस्काउंट की फंक्शनैलिटी ऐड कर दी। तो हमारे पास एक वीआईपी कस्टमर था, उसके लिए भी हमने एक न्यू क्लास बनाई, उसमें भी हमने सेम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया एंड मेथड को ओवरराइड किया एंड 20% का डिस्काउंट वाली फंक्शनैलिटी को ऐड कर दिया। तो अब अगर कोई और भी टाइप का कस्टमर आता है फ्यूचर में तो हम सिंपली इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके लॉजिक ऐड कर सकते हैं। सो हमें डे 1 से ऐसा कोड लिखना है जो फ्यूचर में कोई भी एक्सटेंड करके उसमें कुछ फंक्शनैलिटी ऐड कर सके। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भी फर्स्ट प्रिंसिपल के जैसा है, एक बड़ी क्लास को छोटी क्लास में स्प्लिट कर दिया, कि बड़ी क्लास को छोटी क्लास में स्प्लिट कर दिया, तो क्या ये दोनों सेम है? तो इसका आंसर है बेसिकली नो। सॉल्यूशन सेम सा है बट इंटेंशन वाज डिफरेंट। में सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल फोकस करता है रीडेबिलिटी पे, मेंटेनेबिलिटी पे एंड टेस्टेबिलिटी पे, बट ओपन क्लोज प्रिंसिपल फोकस करता है एक्सटेंसिबिलिटी पे, हमारे कोड को कोई भी एक्सटेंड कर सके। सो नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है? L स्टैंड्स फॉर लिस्को सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ये क्या कहता है कि इफ क्लास B इज ए सब टाइप ऑफ ए क्लास A, तो मेरे पास एक क्लास है A, देन इसकी चाइल्ड क्लास है B, देन वी शुड बी एबल टू रिप्लेस B विद A विदाउट ब्रेकिंग द बिहेवियर ऑफ द प्रोग्राम। सपोज मेरे पास एक प्रोग्राम है जो A के ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट कर रहा है, एंड मान के चलो अब यहाँ पर मैं B का ऑब्जेक्ट पास कर दूं तो कोड ब्रेक नहीं होना चाहिए, एंड आउटपुट चाहे कुछ भी हो पर यहाँ पर बिहेवियर चेंज नहीं होना चाहिए। बिहेवियर किस तरीके से चेंज हो सकता है कि जब भी हम सब क्लास बनाते हैं, इट शुड बी एक्सटेंड द कैपेबिलिटी ऑफ द पेरेंट क्लास, नॉट नैरो इट डाउन। फॉर एग्जाम्पल सपोज क्लास A के पास एक फीचर है +1, तब क्लास B के पास +1 एंड +1, तब क्लास B के पास +1 एंड +1 और एडिशन होना चाहिए। ये ना हो कि A में 2 फीचर थे एंड सब क्लास में एक हटाकर बस अब एक ही फीचर बचा है। इट शुड बी एक्सटेंड द कैपेबिलिटी,
नॉट नैरो इट डाउन। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक इंटरफेस है व्हीकल नेम का। इसमें एक मेथड है स्टार्ट इंजन एंड एक मेथड है स्टॉप इंजन, एक मेथड है, देन एक और मेथड है ऐड फ्यूल नेम का। ओके, देन एक क्लास है कार, वो व्हीकल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है। अगर इंजन स्टार्ट करना होगा तो स्टार्ट इंजन मेथड को कॉल करेंगे, एंड अगर इंजन स्टॉप करना होगा तब स्टॉप इंजन मेथड को कॉल करेंगे, एंड अगर फ्यूल ऐड करना होगा देन ऐड फ्यूल मेथड को कॉल करेंगे। नाउ ये कोई एग्जिस्टिंग कोड है एंड ये कोड सही चल रहा है। अब सपोज करो मार्केट में इलेक्ट्रिक कार आ गई, अब हमें इसके लिए कोड ऐड करना है। तब हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे इलेक्ट्रिक कार के नेम से एंड इसमें सिंपली व्हीकल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर अगर इंजन स्टार्ट करना है तब स्टार्ट इंजन मेथड को कॉल करेंगे, एंड सेम अगर इंजन को स्टॉप करना है देन स्टॉप इंजन मेथड को कॉल करेंगे। बट यहाँ पर एक पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक कार में फ्यूल ऐड करने की कोई नीड नहीं होती। तो जब हम यहाँ पर इस मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे तो या तो हमें एक्सेप्शन थ्रो करानी पड़ेगी या नल रिटर्न करेंगे। बट इज इट ए करेक्ट थिंग? बिकॉज हमने यहाँ पर बिहेवियर चेंज कर दिया। तो सब क्लास शुड बी एक्सटेंड द कैपेबिलिटी नॉट नैरो इट डाउन। तो ऑलवेज सब क्लास कैपेबिलिटी को इंक्रीज करे ना कि कम करे। तो इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, इसके लिए हम एक इंटरफेस बनाएंगे व्हीकल नेम का, एंड इसमें वो मेथड रखेंगे जो सबके लिए नेसेसरी हो, एंड देन एक और इंटरफेस बनाएंगे फ्यूल व्हीकल नेम का। इसमें व्हीकल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लेंगे। देन इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या नीड होती है, अगर फ्यूल ऐड नहीं होता तो इसमें बैटरी की फंक्शनैलिटी होती है। तो हम एक इंटरफेस और बना लेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल के नेम से, एंड इसमें व्हीकल को इम्प्लीमेंट कर लेंगे, साथ ही बैटरी से रिलेटेड मेथड भी ऐड कर देंगे। देन फाइनली अगर हमें कार का इंटरफेस बनाना है तब अगर वो कार फ्यूल वाली है तब हम उसमें फ्यूल व्हीकल ऐड करेंगे, एंड अगर इलेक्ट्रिक कार का इंटरफेस बनाना है तब हम उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे। देन नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, नेक्स्ट प्रिंसिपल है इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि लार्जर इंटरफेस को स्प्लिट कर दो छोटे छोटे इंटरफेस में, बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन क्लास में बस रिक्वायर्ड मेथड हो एंड हम क्लाइंट को फोर्स नहीं कर सकते किसी मेथड को यूज करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक इंटरफेस है कन्वर्जन नेम का, इसमें थ्री मेथड है। इसमें थ्री मेथड है इनटू डबल, इनटू कैर एंड कैर टू स्ट्रिंग। सपोज अब अगर किसी यूजर को इंट को डबल में कन्वर्ट करना है ओनली, देन वो कैसे करेगा, अगर वो इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा तब उसे बाकी के मेथड भी इम्प्लीमेंट करने होंगे। एंड ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते किसी मेथड को यूज करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो हम क्या कर सकते हैं, हम इस इंटरफेस को स्प्लिट कर सकते हैं अलग अलग पार्ट में। लाइक एक इंटरफेस बनाया इनटू डबल के लिए, एक इंटरफेस बनाया इनटू कैर के लिए, एंड एक इंटरफेस बनाया कैर टू स्ट्रिंग के लिए। नाउ अगर किसी को इनटू डबल में कन्वर्ट करना है तो सिंपली इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके कर सकता है। देन नेक्स्ट एंड लास्ट प्रिंसिपल क्या है, डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। ये क्या कहता है कि हाई लेवल मॉड्यूल शुड नॉट डिपेंड ऑन लो लेवल मॉड्यूल्स, वी मस्ट यूज अब्स्ट्रैक्शन इंस्टेड ऑफ कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन, और क्लास शुड डिपेंड ऑन इंटरफेस रेदर देन कॉन्क्रीट क्लास। सो हाई लेवल मॉड्यूल्स क्या होते हैं, लाइक इंटरफेस, एंड लो लेवल मॉड्यूल्स क्या होते हैं, लाइक सब क्लास। हाई लेवल मीन्स दे टेल व्हाट टू डू एंड लो लेवल मीन्स दे टेल हाउ एग्जैक्टली डू समथिंग। इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज हमारे पास एक क्लास है डेबिट कार्ड नेम की, एंड इसमें एक मेथड है डू ट्रांजेक्शन। देन नेक्स्ट हमारे पास एक और क्लास है क्रेडिट कार्ड नेम की, एंड इसमें भी एक मेथड है डू ट्रांजेक्शन नेम का। देन नेक्स्ट एक मैन क्लास है शॉपिंग मॉल नेम की। सो इनिशियली आई वांट टू परचेज समथिंग विद माय डेबिट कार्ड, सो मैंने यहाँ पर डेबिट कार्ड का एट्रीब्यूट क्रिएट कर दिया। देन इस क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, इसमें डेबिट कार्ड को इंजेक्ट कर दिया। देन एक मेथड क्रिएट किया डू पेमेंट नेम से, एंड इसमें डेबिट कार्ड के मेथड को कॉल करके हम पे कर सकते हैं।
देन मैंने एक मैन मेथड बनाया। इस मैन मेथड में इस क्लास के ऑब्जेक्ट में हमने डेबिट कार्ड का ऑब्जेक्ट पास कर दिया एंड हमने फाइनली ड्यू पेमेंट मेथड को कॉल कर लिया। नाउ सपोज करो हमारे डेबिट कार्ड में कुछ इशू आ गया और वो करप्ट हो गया, काम नहीं कर रहा, एंड नाउ हम चाहते हैं कि हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करें। तो बट हमारी क्लास टाइटली कपल्ड है किसके साथ? डेबिट कार्ड के साथ। सो अगर हमें क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करनी है देन हमें यहाँ पर डेबिट कार्ड की जगह क्रेडिट कार्ड का इंस्टेंस क्रिएट करना होगा। सेम इसके कंस्ट्रक्टर में कोड चेंज करना पड़ेगा। मैन मेथड में भी क्रेडिट कार्ड का ऑब्जेक्ट शॉपिंग मॉल के ऑब्जेक्ट में पास करना पड़ेगा। सो यहाँ पर हमें कितना सारा कोड चेंज करना पड़ेगा। एंड डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल क्या कहता है कि हाई लेवल मॉड्यूल शुड नॉट डिपेंड ऑन लो लेवल मॉड्यूल। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली एक इंटरफेस बनाएंगे बैंक कार्ड के नेम से। देन इसमें एक मेथड है डू ट्रांजेक्शन नेम का। नाउ डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड क्लास इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी एंड हम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की जगह मेन क्लास में इस इंटरफेस का एट्रीब्यूट क्रिएट करेंगे। देन अगर हमें क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी है तब हम न्यू क्रेडिट कार्ड को ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एंड रेफरेंस बैंक कार्ड में स्टोर कर देंगे बिकॉज ये क्रेडिट कार्ड क्लास बैंक कार्ड की चाइल्ड क्लास है। इसको हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। एंड सेम अगर डेबिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करनी है तब डेबिट कार्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। सो अब हमें बस एक सिंगल लाइन में चेंज करना पड़ा। सो डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल क्या होता है? क्लास शुड डिपेंड ऑन इंटरफेस रेदर देन कॉन्क्रीट क्लास। तो इस प्रिंसिपल से क्या बेनिफिट होता है? यह हार्ड कोडेड डिपेंडेंसी को रिमूव करता है जिससे हमारा कोड लूजली कपल्ड हो जाता है। सो आई होप आपको सॉलिड प्रिंसिपल समझ में आ गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।